साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। साथियों, आज 17 अगस्त का करंट अफेयर्स हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज अगस्त 17 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है यूएस से आ रही है, और यूएस से एक न्यूज़ आई है कि जो एक नए तरीके का टेस्ट कोरोना के लिए वो इजाद किया गया है। सलाइवा डायरेक्ट टेस्ट इसका नाम है, और इस टेस्ट में सलाइवा सैंपल्स, मतलब आपका जो थूक का सैंपल है उसको इस्तेमाल करेंगे, और उससे पहले जो नोज़ से और गले से जो लिया जा रहा था स्वैब, उससे ज़्यादा ये टेस्ट इफेक्टिव है। सो ये कि बहुत बड़ी खबर है कोरोना से रिलेटेड, और ये निकल के आया है कि अभी इसकी 94% तक सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुराने जो भी थे, और इससे कोरोना टेस्ट में तेज़ी आएगी, और जो भी केसेस होंगे उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके उनको क्योर किया जाएगा। सो कोरोना एक इम्पॉर्टेंट अभी टॉपिक चल रहा है, इम्पॉर्टेंट एक बीमारी भी है। सो उसके बारे में नई न्यूज़ ये आना बहुत अच्छी खबर है, और साथ ही साथ जो वैक्सीन की खबर रशिया से आई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि 3 वैक्सीन्स पर इंडिया में भी काम चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, कोलकाता दार्जिलिंग जूस गो ऑनलाइन। सो कोलकाता और दार्जिलिंग में जो जू हैं, जो चिड़ियाघर हैं, वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होगा, जिससे घर पे बैठे बैठे लोग उसको देख सके। अब मैंने क्यों रखा है इसको, मैंने रखा है कि 2 नाम आप के ध्यान में रहे, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता का, और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। तो ये नाम इनके याद रखिएगा, कौन कौन से जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम्स या हमारे नॉलेज के लिए जो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है हमारे एडिटोरियल से। नाउ, आज के एडिटोरियल क्या है। पहला एडिटोरियल हमारा कहता है लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट। सो आपको ध्यान होगा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में जो प्रशांत भूषण है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी किया है, कन्विक्ट किया है, और उनकी सज़ा भी तय होनी है 20 अगस्त को। सो ये उससे रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है कि ये एडिटोरियल में जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन है उसको और टॉलरेंट होना चाहिए क्रिटिसिज्म के प्रति, और जो 3 जज बेंच जो है जिन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे मिस्टर भूषण के खिलाफ उनको दोषी माना है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फिर ये बात करते हैं कि जो दो ट्वीट्स थे जिसको आधार बनाया गया है, उसमें ये कहते हैं कि ऐसी जो क्रिटिसिज्म में ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अट्रैक्ट हो। दूसरा वो कहते हैं कि पर्सनल, पहला जो था जिसपे चीफ जस्टिस साहब मोटरसाइकिल पे बैठे थे, सो उसके क्रिटिसिज्म को वो कहते हैं कि वो इंडिविजुअल स्पेस में इंडिविजुअल लिबर्टी का हनन हो सकता है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उसमें बात नहीं है। फिर दूसरा जो ट्वीट उन्होंने किया था प्रशांत भूषण ने, उसमें उन्होंने जुडिशरी को दोषी ठहराया था, कि जुडिशरी को कहा था कि वो करप्शन के बारे में कमेंट किया था। सो ये ऑथर ये कह रहे हैं कि पिछले सालों में जो कुछ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खुद भी सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन उठाया था। सो ये भी जो ट्वीट था वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आ सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पिछले सालों में खुद सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग पे क्वेश्चन उठा चुके हैं, सो प्रशांत भूषण ने वही चीज़ें अपने ट्वीट में कहा था। सो वो इनका ही कुल मिला के ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो टॉलरेंट होना चाहिए और इसको एज अ क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, ना कि एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हालांकि ये ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अपने आंसर्स को बैलेंस करने के लिए ये भी पर्सपेक्टिव ध्यान रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये दोनों ट्वीट स्कैंडलस थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है उसको लोअर करती है, डिग्निटी को लोअर करता है, इसीलिए इसको कन्विक्ट किया है। नाउ, नेक्स्ट एडिटोरियल क्या है। नेक्स्ट एडिटोरियल में ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी की जो स्पीच थी रेड फोर्ट से, उसके बारे में कमेंट किया है, और उसके बारे में ये कहते हैं कि जिस तरीके से एडवर्सिटी के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी पिछले सालों से कैसे भिन्न थी। तो वो 3 टॉपिक पे मैंने इसका समरी बना दिया है, 3 टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं।
ये 3 टॉपिक पे ये बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो कम्युनल लाइन पे कहते हैं कि इस स्पीच में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था। तो अतः पिछले सालों से ये डिफरेंट है। राम मंदिर के होने के बाद भी ऐसा कोई नहीं था जिससे कि ऑथर को कोई कम्युनल लगा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि ये स्पीच में चाइना, पाकिस्तान इनका नाम नहीं था, सो जिससे कि हमें कोई दुश्मन है या जिससे लड़ना है और उस लड़ाई से उनको वोट मिलते थे, ऐसा ऑथर का कहना है कि ये भी इस बार के स्पीच में मिसिंग था। और तीसरी जो चीज़ ये कह रहे हैं, तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है इंडिया का, उनके एस्पिरेशंस को टारगेट करना या उनके एस्पिरेशंस को मीट करना ये गवर्नमेंट के लिए चुनौती है, और उसको भी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। सो वो इन तीन बातों पे जो इसका समरी है ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो आने वाला समय है, आने वाले समय में सिर्फ रिटॉरिक से काम नहीं चलेगा, और आने वाले समय में अगर मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ये मोर और लेस इस पूरे आर्टिकल में ये कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एक आर्टिकल है बिग गोल्स। नाउ ये बिग गोल्स में क्या क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच थी उसी से रिलेटेड, 74th इंडिपेंडेंस डे पे उसी से रिलेटेड है। नाउ मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं कि इस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर साहब ने वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, सैनिटरी पैड का इशू हो, उन सब को उठाया। तो उसको वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले इस बारे में बात नहीं किया था, तो वो उसको क्रेडिट देते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशंस, इन सब चीज़ों पे बात जो की, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए बात किया, इंटरनेट बढ़ाने के लिए, बैंकिंग के लिए बात किया। सो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे कि भारत का प्रोग्रेस हो सकता है। फिर ये ऑथर ये कहते हैं कि सिर्फ स्लोगन या नारा देने से कि वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, सिर्फ इस नारों से काम नहीं चलेगा, जो असली मुद्दे हैं उन पे बात करने की आवश्यकता है। ये बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई है उसको ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, डिजिटाइज करना चाहिए, जो उसको ऑनलाइन करना चाहिए। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसी की कमी है, मतलब हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, तो हमें उन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। जब वो डॉक्टर्स के मिलेंगे, जब क्लिनिक खुलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, तभी तो डिजिटाइज होगा जो रिकॉर्ड है उसका। तो मेन मुद्दे पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कह रहे हैं ऑथर कि हम एक तरफ तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि भाई आयात मत करिए, अपने देश में ही चीज़ें बनाइए, और दूसरी तरफ बात करते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप की कि हमें ग्लोबली अपना सामान बेचना है और ख़रीदना है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये कहते हैं कि हम ये भी बात कहते हैं कि हम एफडीआई चाहते हैं, बाहर से पैसा आप चाहते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्ट हो, और फिर हम ये भी कहते हैं कि हम अपने देश में ही चीज़ों को बनाएंगे। तो इसमें भी एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली अपना इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच थी उसका क्रक्स निकाला है। तो इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे वो आप ले सकते हैं। ना एक ये आर्टिकल है, ये रिलेटेड है श्रीलंका से। हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो नॉर्थन पार्ट है श्रीलंका का, वहाँ पे तमिल नेशनल अलायंस वो जनरली पावर में रहते हैं या उनका इन्फ्लुएंस रहता है। और ये हमारे तमिलनाडु से भी जो लोग हैं वहाँ से भी कल्चरली और इंटेलेक्चुअली ये जुड़े रहते हैं। तो क्वेश्चंस अगर हम आगे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें ये ऑथर ये कह रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में जो तमिल हैं नॉर्थन श्रीलंका के और ईस्टर्न श्रीलंका के, उनका पैटर्न जो है वोटिंग का वो चेंज हुआ है, और उसमें जो करंट गवर्नमेंट है उनके लोगों को भी सेलेक्ट किया है, और जो उनकी पुरानी पार्टी थी, जो ट्रेडिशनल पार्टी है तमिल नेशनल अलायंस, जो तमिल्स को रिप्रेजेंट करती आई है, वहाँ से लोगों का मोह भंग हुआ है, या वहाँ से जो डिस्ट्रैक्ट होके मेन जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ वोट किया है ना। वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ऑथर ये कह रहे हैं कि जो टीएनए पार्टी है, तमिल नेशनल अलायंस, वो पार्टी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे तो फोकस करते हैं, लेकिन जो रियल मुद्दा है आज की डेट में इकोनॉमिक क्राइसिस, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। तो उसकी वजह से लोग जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में जो सेंटर में जो पावर में जो पार्टी है उसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं।
ऑल्सो ये बात करते हैं कि जब एलटीटी के टाइम पे जब काफ़ी वॉर हुआ तमिलनाडु ये श्रीलंका में, वहाँ के जो वॉर क्राइम्स है उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की के लिए लोगों की अपेक्षा थी कि वो तय हो, लेकिन वो भी टीएनए अचीव नहीं कर पाया। फिर वो बताते हैं कि काफ़ी जो लोग हैं श्रीलंका के नॉर्थन पार्ट में, वहाँ पे जॉबलेस हैं, लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है, फार्मर्स की प्रॉब्लम है, फ्लड की प्रॉब्लम है। सो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए टीएनए का जो वजूद है वो भी कम हुआ है। और फिर ये भी बात करते हैं कि किस तरीके से जो 13th अमेंडमेंट है, 13th अमेंडमेंट ये था कि 1987 का इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें कि जो पावर है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कही गई थी कि जो लोकल लेवल्स का पावर है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको प्रदान किया जाए। सो ये 13th अमेंडमेंट था। तो 13th अमेंडमेंट का भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है नॉर्थन स्टेट्स के प्रोग्रेस में, तो इसकी बात वो कर रहे हैं। फिर ये बात कंक्लूड करते हैं ये लिख के कि जो पिछले वॉर में, एलटीटी की वॉर में जो लड़ा गया था श्रीलंका में, प्रोलॉन्ग वॉर था, उसमें ये कहते हैं कि उसका जो ट्रॉमा है, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है या उससे जो परेशानी लोगों को हुई है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आई है, तो वो अभी फुलफ़िल नहीं हो पाया है। तो जो भी गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एस्पिरेशंस हैं तमिल पॉपुलेशन की उनको एड्रेस करे, और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। सो एक अच्छा आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से, तो आप लोग इसको मैंने इसलिए बता दिया आपको। फिर नाउ अब आगे क्या हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट इसमें हमारे अपने हिसाब से। देखिए अभी एक आर्टिकल है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है। सो ये पार्लियामेंट जो होना है वो सितंबर 23 से शुरू होना है पार्लियामेंट। तो इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अल्ट्रा वायलेट जर्मिसाइड इरिडेशन सिस्टम लगाया गया है, पॉलीकार्बोनेट सेपरेटर्स लगाए गए हैं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किस तरीके से किया जाए उसकी भी बात कही जा रही है। तो ये पहली बार देखा जाएगा कि पार्लियामेंट में कोविड-19 की वजह से एक नए टाइप की सेटिंग में ये पार्लियामेंट शुरू होगा, तो उसके बारे में कहा है। नाउ ये बहुत ही एक बड़ी न्यूज़ है। जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने ये कहा है, आरोप लगाया है कि जो फेसबुक है उसने इंडिया की जो इलेक्शन है उसमें इंटरफेरेंस है फेसबुक का और इन्फ्लुएंस करने का, और डिमांड की है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए अपोजिशन ने। नाउ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? ये एडहॉक कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर मिला के ये किसी भी मुद्दे पे जो सरकार रेफ़र करे या जिस पे पूरा पार्लियामेंट एग्री हो उस पर उसको जो है वेरीफाई करते हैं या उस पर एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं। इससे पहले 2G स्कैम पे उस पर इन्वेस्टिगेशन जेपीसी बैठी थी। उससे पहले सेबी जो स्टॉक मार्केट फ्रॉड था उस पर जेपीसी बैठ चुकी है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इनकी जो सजेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होते हैं लेकिन सजेस्टिव ज़रूर रहते हैं। नाउ इसमें एक ये न्यूज़ देखिए क्या है, वो क्या ब्लेम कर रहे हैं, व्हाट दे आर ब्लेमिंग दैट फेसबुक इंडिया पे फेक न्यूज़, हेट्रेड एंड इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रेट, इसका इल्ज़ाम लगाया है। नाउ अब ये जो है, अभी तक हम यूएस में ये काफ़ी सुन रहे थे कि भाई फेसबुक या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, तो इंडिया में ये पहली बार आया है। और ये आया है वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख लिखा गया है, उस लेख के रिलेटेड है ये। सो हमें ये अपने कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से इंडिया में भी फेक न्यूज़ या फिर फेक प्रोपेगेंडा, इसकी बात अपोजिशन के द्वारा कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग बेल भी है अगर ऐसा कुछ है तो। हालांकि अभी देखते हैं हम लोग इसमें सच्चाई क्या है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसने बिल्कुल ही इसको डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इनफैक्ट उनके ही जो अकाउंट्स थे कई बैन किए गए थे। सो उनका ये कहना है गवर्नमेंट का कि ऐसा फेसबुक का जीरो इन्फ्लुएंस है, और जो भी वोट्स आए हैं वो प्रॉपर पब्लिक की सही तरीके से आए हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग मुद्दा है तो हम हमारे ध्यान में रहे, हमारे नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ अगला मुद्दा है ये नागालैंड से। तो नागालैंड से क्या पॉइंट है? नागालैंड से ये बार बार कई दिनों से मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। NSCN-IM ग्रुप जो है वहाँ पे पीस टॉक में दिक्कतें हो रही हैं।
वहाँ के गवर्नर जो है मिस्टर रवि RN रवि, वो वहाँ पे जो टॉक्स है सेंटर की तरफ से वो लीड कर रहे हैं। इसमें क्या है बता दूं, 2015 में एक समझौता साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो NSCN-IM ग्रुप है नागालैंड का उसकी तरफ से। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि नागालैंड जो है वहाँ पे जो NSCN-IM है वहाँ ग्रेटर नागालिम की डिमांड करता है, मतलब नागालैंड एवं उसके अगल बगल के जहाँ नागा लोग रहते हैं उसको मिला के एक सेपरेट कंट्री बनाने की बात कहते हैं। और इसी को लेके पहले काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है। सो 2015 से एक तरीके से सीज़ फायर है और बातचीत चल रही है कि भैया इसका क्या सोल्यूशन रहे। अब NSCN-IM ने स्टेटमेंट दिया है कि वो भारत के साथ मर्ज नहीं होंगे, तो एक बहुत बड़ी बात कही है। बट आई एम श्योर गवर्नमेंट का भी स्टैंड बहुत क्लियर होगा कि इंडिया की इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं होगा, और ये स्टैंड रहा भी है और आगे भी रहेगा। और फिर ये NSCN-IM को ये समझना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के इंटीग्रिटी को सम्मान करते हुए किस तरीके से वो आगे फ्यूचर अपना देख सकते हैं। लेकिन हमारी नॉलेज के लिए NSCN-IM क्या कह रहे हैं, उसके ग्रुप के लोग लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं वो ज़रूरी था। इंडिया का स्टैंड अगर कोई फॉर्मल नहीं आया है, बट इन जनरल ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यही रहेगा कि कोई अलग किसी को भी नहीं होने देंगे। इंटीग्रिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंट्री के लिए, तो किसी भी कीमत पे कोई भी पार्ट अलग नहीं होगा, ये तो श्योर है। लेकिन सोचने के लिए हर कोई फ्री है, तो अपनी उनकी सोच है, बट आई एम श्योर कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नाउ दूसरा क्या है? दूसरा इसमें एक अलग ग्रुप है नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो 7 जो ट्राइब्स हैं उनको मिला के वो बना हुआ है। उनका अपोजिट व्यू है। वो ये कहते हैं कि भाई भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो प्रैक्टिकली बात करते हैं, वो कहते हैं कि NNPC ग्रुप ये कहता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो सोल्यूशन मिल जाए वो हमको फॉलो करना चाहिए। मतलब ग्रेटर नागालिम बने लेकिन एज अ भारत का स्टेट बने, और उसमें जो एक डिमांड ये है कि जो असम का, मणिपुर का नागा एरिया है वो भी इसमें मिला ले। तो वो भी ये NNPC ग्रुप है, वो ये कहता है कि उसके बारे में बातचीत करें, क्योंकि आसाम, देखिए स्टेट जो है आसाम, नागालैंड NSCN चाहता है कि आसाम का भी एरिया, नागा एरिया अपने मिला ले, अरुणाचल प्रदेश का मिला लिए, लेकिन कोई भी स्टेट अपना एरिया देने नहीं देगा। ये स्टेट्स ने कह भी दिया कि भैया हम अपना 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे नागालिम बनाने के लिए। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, और वहाँ पे RN रवि जो गवर्नर है इसको लीड कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या इसमें इशू है, लेकिन हम सभी के लिए जो भी हमारे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग इशू है। इसको लगातार मैं बताते भी जा रहा हूँ, आप लगातार आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आगे भी मैं इसको और बताते रहूँगा जो डेवलपमेंट है। नाउ एक ये है RTI से रिलेटेड, इस न्यूज़ में ये है कि PM केयर फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिनाई कर दी है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई RTI का 7(9) जो सेक्शन है उसका इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। 7(9) क्या कहता है? 7(9) ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम डिनाई कर सकते हैं अगर जो रिसोर्सेज पब्लिक अथॉरिटी में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज को वो डाइवर्ट करता है, मतलब उसका नुकसान करता है कहीं और चीज़ में, गैर ज़रूरी चीज़ों में अगर वो यूज़ होना है। सो वैसी सिचुएशन में सेक्शन 7(9) का इस्तेमाल करके हम वो इन्फॉर्मेशन डिनाई कर सकते हैं। तो ये सेक्शन ऑफ RTI एक्ट का जो याद रखिए, बाकी चीज़ें वो इन जनरल है तो चलती रहेगी। ओके, नाउ हमारे लिए क्या है? नाउ एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बहुत मोटिवेशनल वाली न्यूज़ है। मैं तो कहूँगा कि इससे जितने भी हमारे लोग हैं वो मोटिवेशन ले सकते हैं। न्यूज़ ये है 54 साल के जगन्नाथ महतो ये बने थे झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो ये 54 साल की उम्र में इन्होंने 11वीं क्लास 11th क्लास में एडमिशन लिया है। हाँ साथियों, ये 10th पास करने के बाद से इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, और जब ये एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तो लोगों ने इनको टॉन्ट मारा कि भैया, ये खुद कह रहे हैं, एक इंटरव्यू में इन्होंने ये खुद इस बात को कहा है कि लोगों के ताने मारे कि भैया ये कैसा एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, 10वीं पास क्या करेगा। और इस बात से इन्होंने ये घबराए नहीं, जैसे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि अरे यार इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। ये जो व्यक्ति हैं, मिनिस्टर हैं, इन्होंने सीख ली और उन्होंने रिजॉल्व किया कि मैं 11th में एडमिशन लूँगा, और इन्होंने 11th में एडमिशन लिया है। और इन्होंने ये कहा है
कि मैं एडमिशन लूँगा, उसको क्लियर करूँगा ताकि कोई भी व्यक्ति कह ना सके। फिर इनसे पूछा गया कि क्या गरीबी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मैं गरीब था या गरीबी थी इसलिए मैं पढ़ा नहीं। इन्होंने ये कहा कि नहीं, गरीबी के बावजूद भी कितने लोग हैं जो पढ़ लिख के काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं, तो गरीबी एक्सक्यूज़ नहीं है, बस मैंने पढ़ाई नहीं की और उसकी सुधार करने के लिए मैंने दोबारा एडमिशन लिया है। तो देखिए, अपने किसी भी चीज़ को, अपने पढ़ाई ना करने के लिए किसी चीज़ का सहारा नहीं ले रहे कि भैया ये कारण था वो कारण था। ये साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा और मैं पढ़ सकता था लेकिन मैंने नहीं पढ़ा और अब मैं पढ़ूंगा। हालांकि मैं ये बता दूं, ये जो सेपरेट स्टेट, पहले झारखंड जो था वो बिहार का पार्ट था और 2000 में अलग हुआ था, तो ये कह रहे हैं कि 1995 में उस मूवमेंट से वो जुड़ गए थे कि सेपरेट स्टेट, अलग स्टेट बनाने के लिए, और इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाए और अब आगे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। किसी एग्ज़ाम में आप लिख भी सकते हैं एक केस स्टडी के रूप में कि किस तरीके से एजुकेशन और किस तरीके से हमारे जो अगर 54 ईयर के आदमी अगर पढ़ सकते हैं आके वापस, तो बाकी बच्चों को भी, अगर जिनकी स्कूल छूट गए हैं, किसी कारण से वो रह गए हैं, तो उनको भी मोटिवेट करके स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है। और इन जनरल आप लाइफ में भी आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, कोई कार्य ऐसा है जो लगता है आपको करना चाहिए था जीवन में लेकिन आप वो नहीं कर पाए, तो आप उसको ज़रूर करिए। और आपको लग रहा है कि भाई आप की एज हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 45 हो गई, तो अभी कई ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें एज का क्राइटेरिया 40-45 तक होता है। पीसीएस के एग्ज़ाम्स में 40 तक की एज क्राइटेरिया है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी एज है, 32 तक की एज है जनरल में। सो अगर आपको लग रहा है अचानक से कि नहीं भाई 30 के हो गए हैं लेकिन किसी कारण से मैं यूपीएससी नहीं दे पाया लेकिन मुझे देना चाहिए था, तो आप दोबारा अपीयर होइए, आप आइए वापस, आप तैयारी करिए, दीजिए, मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। जितने हमारे साथी हैं जो घबरा जाते हैं कि यार उम्र हो गई, पढ़ाई नहीं कर पाए, कई पुरुष हैं, कई महिलाएँ हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाई, तो वो एज में भी कोई एज उसका क्राइटेरिया नहीं है। आप 35 के हो जाए, 40 के हो जाए, तो भी आप आके दोबारा अपनी पढ़ाई पूरा कर सकते हैं और कोई एग्ज़ाम पे अपेयर होना चाहते हैं उस एग्ज़ाम में भी अपेयर होकर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। नाउ ये न्यूज़ है एनसीसी सेट फॉर बिग एक्सपेंशन इन बॉर्डर एरियाज़। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो एनसीसी है वो बॉर्डर एरियाज़ में उनका एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें है क्या। इसमें यह है एनसीसी। तो देखिए आप, ये एनसीसी इज़ द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो होता है यूनिटी और डिसिप्लिन। और एनसीसी का गठन जो है, एनसीसी का गठन नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948 उसके तहत किया गया था। एनसीसी एक्ट था 1948 का, उसके तहत किया गया था। और ये यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आप ये याद कर लीजिएगा। और अब जो है इसका बॉर्डर एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसको बढ़ाए जाने की बात कही गई है। और 1/3 1/3 जो है इसमें लड़कियां रहेंगी और 1000 स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनमें ये आइडेंटिफाई करके ये शुरू किया जाएगा बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जो यूनिट्स हैं कुछ आर्मी के पास जाएंगी, कोस्टल एरियाज़ में नेवी इनको देखेगी और एयरफोर्स यूनिट के अंदर इस्टेब्लिश एनसीसी को आईएएफ देखेगा ना। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट है यूथ के मैटर्स में, एजुकेशन के मैटर में और देश से रिलेटेड मैटर में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप कहीं पे भी एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब हमारा क्या है, अब हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे। ये है ना, हमारी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो चाइनीज़ मिनिस्टर है उन्होंने जो तिब्बत बॉर्डर है लद्दाख के पास, वो उसको विज़िट किया है। और इसका कारण बता रहे हैं कि जो हाल ही में भारत और चाइना के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको उससे लिंक किया है। और ये इसमें अलग बात ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो तिब्बत के लोग हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए और बॉर्डर डिफेंस के लिए काम करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरा, इसमें बात की गई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और इसके तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनाया जा रहा है जो नेपाल को लिंक करेगा। इसका नाम दिया है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट। और इसमें रेलवे का भी बनाने की बात कही गई है जो लिंक करेगा तिब्बत और नेपाल को। सो प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क प्रोजेक्ट, एक ये इसके बारे में बात हो रही है जो चाइना और नेपाल को लिंक करेगा। और
ये भी बता दूं कि 5 लेवल ऑफ बातचीत भारत और जो चाइना है उनके कमांडर्स के बीच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा इसमें नहीं निकला है, कोई आउटपुट नहीं आया है। अच्छा, दूसरा इसमें ये है, एक है कि कैनेडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स हैक्ड। नाउ ये कनाडा में ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो अकाउंट लोगों ने बनाए थे उनको साइबर अटैक में हैक कर लिया गया है। और मैंने क्यों रखा है, मैंने 2 चीज़ के लिए रखा है। एक तो आप केस स्टडी एज ए यूज़ कर सकते हैं, कोई अगर क्वेश्चन आता है साइबर से रिलेटेड या यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि इट्स गुड टू यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट वी ऑल्सो हैव टू बी कॉशियस कि वो साइबर अटैक की वजह से हैकिंग या उसका मिसयूज़ ना हो। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने इसलिए रखा है कि ये पब्लिक सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ करने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया था, वो हैक हो गया। नाउ जब पब्लिक पॉलिसी पे आप जब आंसर देंगे तो आप पब्लिक पॉलिसी में ज़रूर लिखते हैं कि भाई आईसीटी का यूज़ हो, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो उसमें ये ज़रूर लिखे कि भाई इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी ऐसा हो पब्लिक सर्विस के लिए जिसकी कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जैसे कि कनाडा में ऐसे ऐसे हो गया था। तो ये आप एक अच्छा आप आंसर बना सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या है, ये मैं लगातार कवर कर रहा हूँ यूएई और इजराइल के बीच में जो फ़ोन सर्विस है उसकी। वहाँ पे यूएई और इजराइल के बीच में एक डील हुई है और इस डील के तहत दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा इस्टेब्लिश हो चुका है। और इजिप्ट और जॉर्डन के बाद में तीसरा देश है यूएई जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है और उनके बीच में रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो उसी के तहत अब कई डील वो साइन करने वाले थे, तो फ़ोन सर्विस, डायरेक्ट फ़ोन सर्विस शुरू हो गया। और मैंने ये भी बताया था कि यूएई और इजराइल का कॉमन दुश्मन जो मानते हैं वो ईरान को मानते हैं और उसकी वजह से दोनों एक हुए हैं मिडिल ईस्ट में, यानी कि मध्य एशिया में। सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। ना ये न्यूज़ जो है डायरेक्ट तो कभी आएगी नहीं, इस हिसाब से आएगी कि भैया यूएई और इजराइल का जो पैक्ट हुआ है उसका मध्य एशिया के इससे भारत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि भारत जो है यूएई और इजराइल दोनों से ही बहुत ही अच्छे संबंध है। इजराइल से तो हमारे संबंध हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें जो है हम उनसे लेते हैं, और यूएई में हमारे देश के काफ़ी लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो दोनों से ही, अगर जब दोनों ही दोस्त बनने जा रहे हैं तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि इन दोनों से कोऑर्डिनेट करके भारत अपना ग्रोथ भी देख सकता है और अपने लोगों का ग्रोथ। तो साथियों, आज का करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस था ये, एंड उम्मीद है आप सभी जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जो भी एग्ज़ाम की आप करना चाहते हैं। एंड साथियों, जो भी हमारे साथी हैं जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आपको सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।